इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया है, नैरेटिव सेट करके कि अब की बार 400 पार। इससे कई चीजें होती हैं, कई चीजें हासिल होती हैं। पहला, फैक्ट्स, परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस को ताक पे रखकर सब 400 पार का गुणगान करेंगे। दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, ऑपोजिशन की हवा फुस कर दो। अरे भाई 400 का नैरेटिव सेट हो चुका है? आएगा तो मोदी ही, इतना लड़के क्या करेंगे, झगड़ के क्या करेंगे। वैसे अगर बीजेपी और एनडीए 370 400 का आंकड़ा क्रॉस कर लेती है तो कांग्रेस 50 सीट से गिरकर 25 सीट के आसपास आ जाएगी। तो क्या यह 400 का आंकड़ा सिर्फ एक चुनावी जुमला है? यह सिर्फ एक नैरेटिव है? यह एक टूल किट है? नहीं, बीजेपी इसे सच में हासिल करना चाहती है और ऐसा होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बताता हूं कैसे। पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स में डीमोरलाइजेशन है। पार्टी ने अपने ग्रास रूट कार्डर्स पर ठीक से काम नहीं किया है सालों से कंपेयर टू द बीजेपी। कांग्रेस की हालत अपने इतिहास में शायद आज सबसे खराब स्थिति पर है। नो सीक्रेट अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 2, जब कांग्रेस का वन ऑन वन कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी के साथ तो वो हारती है। बीजेपी आशा करती है कि ये पैटर्न, ये ट्रेंड 2024 में भी चलता रहे। पॉइंट नंबर 3, ऑपोजिशन या तो ईडी की रेड झेल रही है या तो टूटकर बिखर रही है। इसको मुमकिन करने के लिए बीजेपी ने एक पूरी की पूरी कमिटी का गठन किया था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, एक काम था, दूसरे पार्टी से जो कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे एमपीज हैं, उसे कैसे तोड़ा जाए। देखिए कितनी उदार, कितने खुले विचार की पार्टी है बीजेपी। सबका आदर सम्मान होगा, एवरीबडी इज वेलकम, चाहे आप कितने भी करप्ट ना हो। पॉइंट नंबर 4, 2 साल पहले मिशन 370 के अंतर्गत पार्टी ने 144 सीट्स को टारगेट किया था एज वीक सीट्स और फिर काम पर जुट गए थे कि इन्हें कैसे जीता जाए। इस नंबर को रिवाइज किया गया था, 160 सीट्स को टारगेट किया गया था और यही टारगेटिंग डिसाइड करेगी कम से कम अगर इसमें से 50 भी जीत लिया तो 400 का आंकड़ा पार होगा या नहीं। बीजेपी जितना 400 पार लेकिन चिल्ला ले, वो भी जानती है कि यह काम वो अकेला नहीं कर सकता है या मोदी अकेले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एनडीए अलायंस पार्टनर्स अब करीबन 40 पार्टीज बन गई हैं और ये 40 एलाइज मिल के करीबन 100 सीट्स लड़ेंगी। तो मोदी का प्रचार है तो जरूर है, लेकिन सीट एलाइज ही जीतेंगी अगर 400 पार ले जाना है। तो पेपर पर तो लगता है कि यह इलेक्शन का जो आईपीएल है बीजेपी जीतेगी, लेकिन जैसा कि क्रिकेट में होता है वैसा ही पॉलिटिक्स में होता है। पेपर स्ट्रेंथ से मैच का आउटकम तय नहीं होता है, खासकर कि तब जब हमारे देश में 30 से 40% वोटिंग पॉपुलेशन मैच से, मेरा मतलब है पोलिंग से कुछ दिन पहले तक या कभी कभी कुछ घंटों पहले तक अपना मन नहीं बनाते हैं कि किसको वोट देना है। और इसी एक वजह से सारे के सारे इतने आप ओपिनियन पोल्स देखोगे वो राख हो जाते हैं, वो ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है वो लोगों को भी बहुत मालूम नहीं है। और अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट होती अपने काम पर, मोदी के नाम पर, बीजेपी के जीत पर, तो आईटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज ना कर रही होती, ईडी केजरीवाल की कस्टडी एक्सटेंड ना करवा रही होती, सोरेन आज जेल में नहीं होते और बीजेपी की वॉशिंग मशीन सारे करप्ट नेताओं को चुन चुन के अपने पार्टी पर शामिल नहीं कर रही होती, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता अपने जीत पर। देशभक्त के आज के स्पेशल डीप डाइव एपिसोड में नंबर से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि देश में अलग अलग भागों में केमिस्ट्री क्या चल रही है, रुझान किस तरफ है, और अगर 400 पार होना है तो ये जो 100 और सीट्स हैं वो आएंगी कहां से बीजेपी के लिए, या कम से कम 50 और सीट्स हैं वो एनडीए के लिए कहां से आएंगी। लोकसभा में कुल 543 सीट्स, मेजॉरिटी मार्क 272। 2019 में बीजेपी अकेले 303 सीट्स लाती है, यानी खुद की अपनी मेजॉरिटी। एनडीए यानी बीजेपी के एलाइज को अगर आप मिला लो तो 353 सीट्स मिली है उनको। तो एनडीए का 400 का सपना उतना इंपॉसिबल नहीं है अगर आप 2019 का रिजल्ट देखो। लेकिन 2019 में कुछ खास चीजें भी हुई थी। बीजेपी ने गुजरात में और हिंदी हार्टलैंड में क्लीन स्वीप मारा, कर्नाटका में स्वीप मारा, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा में एक्सपेंशन किया। याद रखिए 2019 का इलेक्शन में पुलवामा और बालाकोट फैक्टर था। एक तरीके से मोदी वेव था, नेशनलिज्म का वेव था और ऑपोजिशन पूरे तरीके से बिखरी हुई थी। तो एक भी बड़ा ऑपोजिशन अलायंस था भी नहीं। इस बार चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब की बार कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है, एटलीस्ट जब तक हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ऑपोजिशन अलायंस है, इंडिया ब्लॉक, चाहे इफेक्टिव ना इफेक्टिव लेकिन कोशिश हो रही है।
और ऊपर से 10 साल की मोदी डबल एंटी इनकम्बेंसी। जाहिर सी बात है, बीजेपी जानती है कुछ लोग तो नाखुश होंगे, कुछ सीट्स तो हाथ से निकलेंगी, तो उसे भी तो काउंटर करना होगा, नए सीट्स जीतनी होंगी। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेट्स को मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने देश में। नंबर 1, रिलेटिवली स्टेबल स्टेट्स। पहले वो स्टेट्स जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 2019 में हुआ वही 2024 में रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। ज्यादा ओवरऑल नंबर्स का फेरबदल नहीं होगा। इससे कम से कम आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि श्योर शॉट बीजेपी के पास कौन से सीट्स होने वाले हैं और कौन से नहीं होने वाले हैं। देन आते हैं नंबर 2 बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर। दूसरे टाइप के ये जो स्टेट्स हैं जहां एक कांटे की टक्कर दिखने को आपको मिलेगी, क्योंकि यहां सीट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं और ये सीट्स ऑपोजिशन के लिए भी बहुत जरूरी है। एवरी सीट मैटर्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट नंबर 3, स्विंग स्टेट्स। तीसरे प्रकार के ये स्टेट्स हैं। यहां बैटल ग्राउंड की हालत तो है, पर मामला 5-6 सीट्स का नहीं, पूरे के पूरे 20-25 सीट्स का हो सकता है। और ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां लास्ट मोमेंट तक सीट्स कहां जाएंगी ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और यही वो स्टेट्स है जो 2024 का नतीजा तय करेंगी हमारे लिए। आइए इन सारे स्टेट्स को जल्दी से देखते हैं, लेकिन याद रखिए ये हम सिर्फ एनालिसिस में पॉसिबिलिटीज और सिनारियोज की बात कर रहे हैं। असली काम तो आप ही को करना है जब आप अपना वोट डालोगे। 400 पार के सबसे मुश्किल चैलेंज से शुरुआत करते हैं। साउथ के पूरे 130 सीट्स, यानी अगर बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करना है, एनडीए को यह नंबर हासिल करना है, तो यहां जीतना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही नॉर्थ और वेस्ट में मैक्स आउट कर चुकी है। तो अगर सीट्स इंक्रीज होनी है तो साउथ बहुत जरूरी बन जाता है। लेकिन यहां तो 2 रिलेटिवली स्टेबल स्टेट्स मिलेंगे आपको, केरला और तमिलनाडु। यहां पर बीजेपी और ऑपोजिशन के बीच में ऑलमोस्ट पुराने नंबर्स ही रिपीट होने के चांसेस हैं। केरला में 20 सीट्स इंडिया ब्लॉक को ही मिलेंगी और तमिलनाडु में पिछली बार डीएमके कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को 39 में से 38 सीट्स मिली थी। इस बार भी उनकी डोमिनेंट परफॉर्मेंस ही रिपीट होने वाली है। मोदी तमिलनाडु में कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिकली आशा अभी थोड़ी कम है। आंध्र में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही 2019 में 0 सीट्स लाई। यहां वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी 2 पावरफुल स्टेट पार्टीज हैं, उन्हीं के बीच में लड़ाई चलती रहती है। इस बार बीजेपी टीडीपी के साथ अलायंस में है और 6 सीट्स कंटेस्ट कर रही है। 6 में से 5 सीट्स पर बीजेपी ने टीडीपी के डिफेक्टर कैंडिडेट्स को ही टिकट्स दी हैं। और उनकी लॉयल्टीज कहां रहेंगी, क्या टीडीपी बीजेपी के अलायंस इलेक्शन के बाद रहेगी, टिकेगी, इस पर भी सवाल है। लेकिन आंध्रा से बीजेपी को आशा तो है। अब आते हैं साउथ के बैटल ग्राउंड स्टेट पर, कर्नाटका और तेलंगाना। कर्नाटका के 2 बड़े पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। फिर जेडीएस एक थर्ड फोर्स वाली स्टेट पार्टी है। पिछले बार कांग्रेस जेडीएस अलायंस के बावजूद बीजेपी ने 28 में से 26 पर जीत हासिल की थी। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। और इस बार तो जेडीएस और बीजेपी की अलायंस है, लेकिन तब भी इस अलायंस के बावजूद लोकल कर्नाटका के रिपोर्ट्स और एनालिसिस ये बताती हैं कि बीजेपी को वो परफॉर्मेंस 2019 वाला रिपीट करने में काफी दिक्कत है, मुश्किल है। कांग्रेस को स्टेट इलेक्शन विक्ट्री में काफी बूस्ट मिला है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली एटलीस्ट इस स्टेट में बहुत स्ट्रांग है, जो कि कांग्रेस का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन नॉट इन कर्नाटका। सिद्धारमैया है, डीके शिव कुमार है, खरगे जैसे लीडर्स हैं, 5 गारंटीज दी हैं वहां के सिटीजंस को, और वो कुछ हद तक इंप्लीमेंट हुई हैं। बीजेपी की कोशिश मोदी फैक्टर को इस्तेमाल करना, रामेश्वरम बॉम्ब ब्लास्ट को एक सिक्योरिटी एंगल के दौर पर लोगों को पेश करना। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस ढंग से लास्ट माइल कैंपेन खेलती है तो 10 से 15 सीट्स बीजेपी से छीन सकती है। तेलंगाना में भी एक टाइट कॉन्टेस्ट होने वाला है। 2019 में बीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 सीट्स मिली थी। इस बार स्टेट इलेक्शन में हुई हार के बाद बीआरएस का थोड़ा मोराल अभी कम है। बीआरएस के नेता पार्टी छोड़कर भाग भी रहे हैं। कई बीआरएस डिफेक्टर्स को बीजेपी ने टिकट्स भी दी हैं। अभी के लिए नंबर 1 पोजीशन तो कांग्रेस दिख रहा है। इलेक्शन जीतने का अभी बूस्ट है। कई बीआरएस नेता ज्वाइन भी कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। गारंटी स्कीम से भी उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन नेट नेट ऊपर नीचे जो भी होता है, साउथ में यह बात तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 15 से 20 सीट्स का फायदा हो सकता है, बीजेपी को कुछ सीट्स नुकसान हो सकता है। तो अब की बार 400 पार वाला फॉर्मूला एटलीस्ट साउथ से तो एक्स्ट्रा सीट्स ना मिलने वाले हैं। अब आते हैं उड़ीसा।
एक रिलेटिवली स्टेबल स्टेट। कुल 21 सीट्स हैं। 2019 में नवीन पटनायक की बीजेडी ने 12 सीट्स मिली, बीजेपी को 8 मिली, कांग्रेस को 1 मिली। इस बार भी नतीजा बहुत ज्यादा डिफरेंट होने की आशा नहीं है। सर्वेज और रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो बीजेपी बीजेडी की नेक टू नेक फाइट है। 2-3 सीट्स इधर उधर हो सकती हैं, पर ऑलमोस्ट पिछले वाले इलेक्शन का ही रिजल्ट है। वेस्ट बंगाल काफी इंटरेस्टिंग है, बैटल ग्राउंड स्टेट है। दीदी वर्सेस मोदी, खेला होबे। पिछले बार टीएमसी को 42 सीट्स में से 22 सीट्स मिली, बीजेपी को 18। ये 18 बहुत सिग्निफिकेंट है, अनएक्सपेक्टेड आंकड़ा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी हिस्टोरिकली उनकी प्रेजेंस ही नहीं थी। 2024 के लिए कोई सीट शेयरिंग ना होने के वजह से बीजेपी साफ टीएमसी से टकरा रही है 42 सीट्स में। आईएनसी और लेफ्ट है वो एक साथ कंटेस्ट कर रहे हैं, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन बीजेपी के जो 18 हैं वो इंक्रीज होना भी मुश्किल है, और टीएमसी वर्सेस बीजेपी में ये 18 ज्यादा कम होना भी मुश्किल है। पर कुछ सीट से बीजेपी इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये जो 400 का आंकड़ा है उसके लिए जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं जो ज्यादा चाहिए वो बंगाल से भी नहीं आने वाली हैं। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। 25 सीट्स हैं बीजेपी को, और उनके एलाइज को 2019 में ऑलरेडी 19 सीट्स मिल चुकी हैं। इस बार का टारगेट 22 है, लेकिन याद रखिए मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टीज ने एनडीए को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। फ्री मूवमेंट रेजिम को रद्द करना, सीएए इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजों को लेकर बीजेपी के खिलाफ कुछ तो सेंटिमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है। इस सब के चलते बीजेपी को कुछ सीट्स का नुकसान ही हो सकता है, लेकिन अगर सेम रिजल्ट भी रहा, मेजर बूस्ट तो नहीं मिल रहा है अब की बार 400 पार के लिए। अब रुख करते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। बीजेपी का गढ़ 2019 में यहां की ज्यादातर सीट्स में भाजपा को 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। बीजेपी यहां सीट शेयर इंक्रीज ज्यादा नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मैक्स आउट एरिया है। यहां जितना कर सकती थी पार्टी ने कर लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रिलेटिवली स्टेबल स्टेट्स हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज्यादा सीट्स इधर उधर शिफ्ट नहीं होने वाली हैं। बीजेपी की पार्टी मशीनरी यहां स्ट्रांग है, स्ट्रांग स्टेट लीडर्स हैं। कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, एमएसपी, आदिवासी राइट्स के बारे में बात कर ले, लेकिन इन स्टेट्स में कांग्रेस लीडर्स बीजेपी की तरफ डिफेक्ट कर चुकी हैं। मैक्सिमम 2-3 सीट्स का इधर उधर हो सकता है। यहां रिलेटिवली स्टेबल हालत आप देख सकते हो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी, ये भी बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। गुजरात में भी हालत स्टेबल है, पर यह इंटरेस्टिंग एक तरीके का बैटल ग्राउंड इसलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी का चोखोल्ड तो है गुजरात पर, मोदी और शाह की जय जयकार तो होती है आज भी, मगर बीजेपी यहां इतने सालों से है, इतनी फूल चुकी है कि कई जो अनहैप्पी कैंडिडेट्स हैं, कई सीट्स पर रेबल बीजेपी नेता कंटेस्ट कर रहे हैं, जो गुस्सा है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने उनको टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस के किसी डिफेक्टर को टिकट मिल गई। ऐसे इंडिपेंडेंट रेबल्स शायद जीत ना पाए, लेकिन कांग्रेस और आपके अलायंस को कुछ फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। और पंजाब की बात कर लेते हैं। यहां आप वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस शिरोमणि अकाली दल हो रहा है। पिछले बार पंजाब में एनडीए को 4 सीट्स मिली थी, पर इस बार शिरोमणि अकाली दल ने अलायंस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि एसएडी भी जानती है कि बीजेपी के साथ अगर लड़ोगे तो जीतना बहुत ही मुश्किल है, खासकर कि किसान आंदोलन की वजह से, एमएसपी के सवाल के ऊपर। कश्मीर वैली में भी 3 सीट्स में बीजेपी को कुछ मिलने वाला तो है नहीं। जम्मू के 2 आपको मिल जाएंगे, पर लद्दाख वाली, अच्छा छोड़ो यार, 1 सीट के बारे में क्या बात करना। बीजेपी को वैसे में भी लद्दाख से कोई खास प्यार है नहीं, वहां लोग भूखे अनशन भी कर रहे हैं, बीजेपी को मतलब है नहीं। पर ये जो मैथ्स है ना, चलो 1 सीट वहां छोड़ दिया लद्दाख का, ये मैथ्स आप हिंदी बेल्ट के 3 बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर नहीं कर सकते हो। वहां तो हर सीट मैटर करेगी। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, तीनों स्टेट्स में बीजेपी को सारी सीट्स मिली थी 2019 में, लेकिन अब इस बार होगा क्या? राजस्थान में बीजेपी काफी स्ट्रांग है, हाल ही में असेंबली इलेक्शंस जीती है, पर ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते शायद बीजेपी को यहां भी कुछ नुकसान झेलना पड़े। अग्निवीर स्कीम है, हरियाणा और पंजाब से सटे हुए इलाकों में किसान आंदोलन का प्रभाव है, और खासकर कि जाट कम्युनिटी का बीजेपी से गुस्सा होना। 5 से 6 सीट्स अगर यहां चले गए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हरियाणा की हालत वही है, अग्निवीर, किसान आंदोलन, जाट कम्युनिटी में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट, कुछ सीट्स का मामला काफी टाइट लग रहा है। मगर बीजेपी ने देखो मैनेज करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री तक को बदल डाला, और काफी सारे नए कैंडिडेट्स को एमपी की टिकट भी दी है। अब जानते हैं, अब इसमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस डिफेक्टर्स को भी अगर अपने आप में शामिल कर लिया है तो बीजेपी रिटेन कर पाएगी हरियाणा या नहीं, क्योंकि बीजेपी जानती है यहां मामला टाइट है। यहां से भी 400 वाला एक्स्ट्रा सीट्स तो ना आने वाला है,
और जहां तक दिल्ली की बात है, आप और कांग्रेस की सीट शेयरिंग यहां हो गई है। एनालिसिस के मुताबिक दोनों के बीच में वोट ट्रांसफर में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो लोग असेंबली इलेक्शन में आपको भर भर के वोट देते हैं, याद रखिए वही लोग बीजेपी को भी लोकसभा में वोट देते हैं, तो वहां आप और बीजेपी का ओवरलैप है। इस बार भी वही ओवरलैप काम करेगा अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, केजरीवाल को जेल में डाला गया है, और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी कह रही है यह बैकफायर करेगा, क्योंकि आपके लिए एक सिंपैथी वेव अब हो रही है दिल्ली में, तो यह दिलचस्प होगा देखना। कुछ इसी रीजन की वजह से कहा जा रहा है झारखंड में भी एक बैटल ग्राउंड स्टेट की सिचुएशन बन रही है। हेमंत सोरेन को अरेस्ट तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी टूटी नहीं, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वेव भी बनी है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ। बीजेपी काफी स्ट्रांग है यहां, पिछली बार 14 में से 12 सीट जीती थी, इस बार कुछ सीट्स का तो नुकसान हो सकता है। यहां भी देखना पड़ेगा कि भैया किस तरफ हवा बह रही है। लेकिन जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो कहां हैं, यहां से तो मिल नहीं रही हैं। इसीलिए यूपी क्रिटिकल बैटल ग्राउंड स्टेट बनता है। यहां पर एक्चुअली बीजेपी अपना सीट शेयर एक्चुअली बढ़ा सकती है। पिछले बार बीजेपी को 80 में से 62 सीट्स मिली थी यूपी में, 2 बीजेपी की एलाइज को मिली थी, 5 एसपी को मिली थी, 10 बीएसपी को मिली थी। पिछले बार एसपी बीएसपी आरएलडी का अलायंस था। इस बार कोशिश है कि कांग्रेस एसपी बीएसपी का अलायंस बने, लेकिन वो बनी नहीं, क्योंकि मायावती ने कहा कि भैया हम तो सारी सीट्स पर कंटेस्ट करेंगे, तो अलायंस नहीं बन पाया। अब कांग्रेस एसपी का अलायंस है, वोट ट्रांसफर हो जाएगा, मगर उसके बाद भी इतना वोट शेयर नहीं होगा कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाए। और कई रिपोर्ट्स तो यह साफ दिखाती हैं कि बीएसपी अलग से लड़ रही है, उनके कैंडिडेट्स के वजह से जो नॉन बीजेपी वोट शेयर है वो स्प्लिट होगा, बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। ऊपर से आरएलडी है, छोटी पार्टी है, मगर वो भी बीजेपी के साथ हो गई है। ऊपर से बीजेपी के पास योगी मोदी फैक्टर है, स्ट्रांग राम मंदिर और हिंदुत्व का एजेंडा है, लाभार्थी जैसे स्कीम्स जो इनिशिएटिव है उनके बारे में टॉकिंग पॉइंट है, सोशल इंजीनियरिंग भी किया है। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट ही नहीं करेगी, उससे ज्यादा सीट्स यहां ले आएगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं सारे के सारे मैक्स आउट हो जाएगा यूपी में, टोटल व्हाइट वॉश करेगी बीजेपी। अब हम हिंदुस्तान का हर कोना कवर कर चुके हैं, 2 क्रूशल राज्यों को छोड़कर। इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर करीबन 90 सीट्स हैं। यहां क्लोज कॉन्टेस्ट है, लास्ट मोमेंट तक कहना मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिहार और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। बिहार में 2019 में बीजेपी जेडीयू एलजेपी अलायंस था, और क्या अलायंस बनाया था, क्या मैच किया था कि 40 में से 39 सीट्स इसी अलायंस को मिला, क्लीन स्वीप। जेडीयू कुछ महीने के लिए एनडीए अलायंस में आया, तो लगा कि भैया नीतीश के बाद सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन नीतीश ने मारी यू टर्न, वापस एनडीए में चले गए। कुछ टाइम के लिए लग रहा था कि अब तो 2024 में एनडीए का क्लीन स्वीप फिर से होने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने काफी बढ़िया काम किया है, काफी बढ़िया कैंपेन किया है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑपोजिशन लीडर्स बनकर उभरे हैं पिछले कुछ महीनों में। उनकी रैलीज में भर भर कर जोश और क्राउड दिख रहा है। अग्निवीर और रोजगार का मुद्दा काफी सॉलिड है बिहार में। एनडीए का अरिथमेटिक है, मनी पावर है, मोदी फैक्टर है, लेकिन इसके खिलाफ तेजस्वी क्या कर रहे हैं, इलेक्शन को लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल इश्यूज नहीं, बिहार के मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, उस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेडीयू थोड़ा डगमगा तो जरूर रहा है। अरे भाई बार बार पलटी मारना, कोई क्लियर सक्सेशन प्लान नहीं है आपके पास, आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंस है आपका। इसीलिए खासकर जेडीयू वर्सेस आरजेडी वाले सीट्स में इंडिया अलायंस को फायदा हो सकता है। अभी भी बीजेपी जेडीयू एलजेपी के पास थोड़ा न्यूमेरिकल एडवांटेज है, मगर 20 सीट्स तक कहानी में लास्ट मोमेंट तक फेरबदल हो सकती है। बिहार को काफी क्लोजली फॉलो करना जरूरी है, यहां काफी कुछ लास्ट मोमेंट पर कैंपेनिंग पर डिपेंड करेगा। और जो बिहार में हाल है उसी का प्रो मैक्स वर्जन आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। प्रो मैक्स लेवल ऑफ पलटू राम, वॉशिंग मशीन में घुसना, उसका इस्तेमाल करना। कुल 48 सीट्स में 2019 में बीजेपी शिवसेना अलायंस ने 41 सीट्स में जीत हासिल की थी, और कांग्रेस एनसीपी अलायंस के पास बस 5 सीट्स थी। और उन नंबर्स का लेकिन अब ना आज के डेट में कोई महत्व नहीं है इस इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि शिवसेना और एनसीपी दोनों 2 हिस्से में बढ़ चुकी हैं। एक फैक्शन इंडिया ब्लॉक के पास है और दूसरा बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के टॉप नेता अशोक चव्हाण भी बीजेपी के साथ निकल गए। पर इन तोड़ो मड़ोड़ो राजनीति के बाद भी क्या ऑनेस्टली बीजेपी 41 आउट ऑफ 48
का रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी? क्या एनडीए के पास उतना बल है? बीजेपी को फायदा काफी हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शरद पवार, खासकर कि उद्धव ठाकरे के लिए काफी सिंपैथी है। लोगों को दिखता है किस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है। एमएलए शिफ्ट कर गए हैं, पर क्या वोटर्स भी शिफ्ट कर जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए को 20 सीट्स तक नुकसान तक हो सकता है। याद रखिए, महाराष्ट्र में भी काफी बड़ा एग्रेरियन क्राइसिस है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट प्राइड, एक सेंटिमेंट है जो उद्धव ठाकरे मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा कम्युनिटी को अपने साइड, अपने तरफ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भी अगर आप देखो तो बीजेपी काफी स्ट्रांग है। उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राम मंदिर जैसे मुद्दे, ये भी वोट्स बटोरने में काफी सक्षम हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर हवा बदलती है तो 30 सीट्स इधर उधर हो सकती हैं। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि यह कैसे प्ले आउट करेगा। महाराष्ट्र 2024 में गेम चेंजर स्टेट बन सकता है। ओवरऑल देखें तो बीजेपी का पर्सपेक्टिव काफी साफ है। हिंदी बेल्ट और गुजरात में तो भैया पहले स्वीप करो, यूपी में हो सकता है तो सीट और बढ़ाओ, बंगाल और साउथ इंडिया में कम तो डेफिनेटली मत होने दो, वहां भी कुछ सीट्स बटोर लो। ट्राई करो कितना हो, नुकसान ना हो जाए साउथ में और बंगाल में। इंडिया अलायंस की उम्मीद है कि साउथ में स्वीप करो, बंगाल में टीएमसी की मदद से बीजेपी को नुकसान पहुंचाओ, यूपी में बीजेपी को कम से कम इंक्रीज तो ना होने दो, और बाकी सारे हिंदी बेल्ट स्टेट में, खास करके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में बीजेपी को कुछ कुछ सीट्स में धीरे धीरे मार देते रहो, जिससे उनका ओवरऑल आंकड़ा कम हो जाए। और बिहार और महाराष्ट्र में तो भाई वहां तो सिचुएशन पलटने की कोशिश करो। पर इस सब के बाद भी दो वाइल्ड कार्ड्स हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस इलेक्शन के बाद किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस अलायंस को सपोर्ट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुल 30-35 एमपीज की बात है जो हंग असेंबली में किधर भी जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पर रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस तय करेगी कि ये अब की बार 400 पार हो सकता है या नहीं। ये बीजेपी तय नहीं करेगी, या तो एलाइज तय करेगी या तो रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस तय करेगी। बीजेपी कंफर्टेबल तरीके से पावर में आती है या नहीं, यह भी कंप्लीटली उसके हाथ में नहीं है इस बार, एटलीस्ट जो केमिस्ट्री से लगता है। और इसी केमिस्ट्री और इसी इलेक्टोरल हिस्ट्री को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह जो 400 का आंकड़ा है यह काफी मुश्किल है। और इसका एक इमोशनल रीजन भी है। हर चीज पॉलिटिक्स में मैथ से नहीं चलती है, और वो इमोशनल रीजन यह है कि हमारे देश में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि हम 400 पार का आंकड़ा हासिल किया, और वो 1984 में था जब कांग्रेस ने यह आंकड़ा हासिल किया था। लेकिन वो इंदिरा गांधी के ब्रूटल असैसिनेशन के बाद हुआ था। पूरे देश में एक शॉक था, पूरे देश में एक शोक था, और कांग्रेस के लिए एक समर्थन था। तो जब तक ना ऐसा कोई धमाका नहीं हो जाता है, पूरा देश किसी एक पार्टी के पीछे ऐसे चले नहीं जाएगा। चाहे जितना भी आपको बल लगाना हो, पैसा लगाना हो, एजेंसी लगाना हो, चाहे कोई भी आप फैंसी ड्रेस कर लो, कितने भी आप फीते काट लो, कितने भी आप इंटरव्यू दे दो, इतना बड़ा नंबर हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन यह सब बोलने के बाद भी ना, मैं एक चीज कहूंगा, यह तो सिर्फ बोलने की बात है। आप लोग कहते हो ना एसी रूम में, अभी तो एसी बंद है। करनी तो आपको है और मुझे है, और वो है अपना वोट डालकर। अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए, अपना नाम इलेक्टोरल रोल पे चेक करिए जिससे लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो, अपना कीमती वोट डालिए। याद रखिए, ये सब एनालिसिस फिनालिसिस सब बर्बाद है। उस एक दिन पर वो जो आप एक बटन दबाओगे, उसके सामने ये सारी एनालिसिस सब बेकार है। वोट देना आपका हक नहीं है, याद रखिएगा, आपका कर्तव्य है। बस नीचे कमेंट सेक्शन पे एक रिक्वेस्ट करूं, बस नीचे कमेंट सेक्शन पे एक चीज लिख दीजिए, आई विल वोट। लगेगा ये जो पूरा डिटेल में एपिसोड बनाया, एडिटर ने इतना मेहनत किया, वो सफल हो जाएगा। बस एक प्रॉमिस आप कर दीजिए यहां कम से कम देशभक्त फैमिली में, आई विल वोट। Many thanks. More episodes coming up. Jai Hind.